नेक्स्ट ये जो एक्ट है, इस एक्ट का जो सेकेंड चैप्टर है उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें कि रेगुलेशन के रिगार्डिंग बात की गई है कि किस हिसाब से आप जो है मैनेज करोगे फॉरेन एक्सचेंज को। तो अगर हम बात करें ये जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस में मेनली है क्या क्या, वो हम एक बार देखेंगे। लाइक सेकेंड चैप्टर में तो आपका प्रोविजंस, देयर आर प्रोविजंस दैट आर रिलेटेड टू रेगुलेशन के विथ रिस्पेक्ट में है। अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में जो है इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू डीलिंग्स। सो डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बता रखा है सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 में सिंपली ये बता रखा है कि भाई कुछ ना ऑथराइज्ड पर्सनल होते हैं, ओके, देयर आर सम ऑथराइज्ड पर्सन्स, इन ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही आप जो है फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन, आप जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है इनके थ्रू ही कर सकते हो लेन देन इनका। तो या फिर अगर आपको जो है, और इनसे भी जो है इनको स्पेशल परमिशन मिला हुआ है, किससे, आरबीआई से। तो कोई भी बंदा जो है अगर उसको फॉरेन एक्सचेंज डील करना है तो वो जो है ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही जो है पेमेंट करेगा, या फिर उसको क्रेडिट चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है उसको जो है इंडिया से बाहर जाना है, कोई स्टूडेंट है, लेट्स से स्टूडेंट का एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो लोगों को ना कभी कभी कैश चाहिए होता है, ओके, या फिर फॉरेक्स कार्ड वगैरह चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप किससे लोगे, आप लोगे ऑथराइज्ड पर्सन से, ओके, हुएवर इज द ऑथराइज्ड पर्सन, आप उससे ही ये लोगे। तो पेमेंट भी करना हो, पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन, कोई ऐसा बंदा है जो रेसिडेंट है इंडिया का और उसको पेमेंट करना है विदेश में बाहर, तो वो भी वो जो है डायरेक्ट ना करके वो एक ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाएगा, एंड वो ऑथराइज्ड पर्सन जो है जिसको आरबीआई ने ऑलरेडी स्पेशल परमिशन दे रखा है ये काम करने के लिए, उसके थ्रू ही जो है ये काम होगा। सो ये जो सारा स्पेशल परमिशन जो है वो देने का काम किसका है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। सो ये सेक्शन 3 है, उसमें डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात कर रखा है। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में बात करी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे जो है सेक्शन 4 में जो है ये बोला हुआ है कि नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर, होल्ड, ओन, possess or transfer any foreign exchange, foreign security or any foreign property situated outside India। तो कोई भी जो रेसिडेंट है वो ना ही एक्वायर करेगा, ना ही होल्ड करेगा, ना ही ओन करेगा कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा जो फॉरेन प्रॉपर्टी जो कि इंडिया के बॉर्डर के बाहर हो, इन अ फॉरेन कंट्री। बट हावेवर ये जो रूल है, इस रूल को काफ़ी हद तक जो है लिबरलाइज किया जब लिबरलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस आया। बाकी उसके बाद भी जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट जो है इन रूल्स को जो है काफ़ी तरीके से रिलैक्स जो है धीरे धीरे करता चला गया। जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है वो हमने अर्लियर कवर कर ही लिया है। एंड करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में मेनली जो है क्या इंक्लूड होता है, इसमें मेनली इंक्लूड पहला होता है पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड करते टाइम जो है कुछ भी पैसा अगर ड्यू है लेन देन करने के लिए तो वो सारा इसमें आता है। सेकंड चीज़ क्या आता है, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ऑन नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो कुछ भी इंटरेस्ट होता है, जो लोन का जो इंटरेस्ट होता है या फिर कोई नेट इनकम है, आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, सो उससे जो नेट इनकम आता है वो सारा चीज़ें भी जो है करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आता है। फिर रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंस। सो कुछ भी लिविंग एक्सपेंस के लिए, लिविंग एक्सपेंस आप अपने चिल्ड्रन को दे सकते हो या फिर अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने स्पाउस के लिए। तो इन सब के लिए जो है ऐसे लोग जो रिसाइडिंग अब्रॉड, तो उसके लिए भी रेमिटेंसेस जो होता है, लिविंग एक्सपेंस करके एक हेड होता है, एक अलग से जो होता है एक पर्पस कोड होता है, इस पर्पस के लिए जो जब आप भेजोगे तो वो भी इसमें काउंट होगा, किसमें, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में। एंड द फोर्थ वन इज योर एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। सो अगेन यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल हो गया या फिर एजुकेशन या फिर मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड कुछ भी पैसा आपको अब्रॉड भेजना हो तो आप जो है भेज सकते हो
ऑब्वियसली भेज सकते हो एंड इट विल कम अंडर योर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ये सारे चीज़ें जो है मेनली आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है। करंट अकाउंट हमने देख लिया। फिर हम अब नेक्स्ट देखेंगे जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होता है वो क्या होता है। उसमें भी देखो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि एसेट लाइबिलिटीज। सो एसेट और लाइबिलिटीज में जब भी कुछ चेंज आता है तो वो चीज़ जो है वो हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में जुड़ जाता है। ओके, सो कभी भी जब भी कभी एसेट एंड लाइबिलिटी में कुछ भी चेंज होगा तो वो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आपका शो करेगा। सो ऑल दोज ट्रांजैक्शंस विच ऑल्टर द एसेट एंड लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन्स रेसिडेंट इन इंडिया और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, सो दैट विल कम अंडर योर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एंड ये जो है सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है काफ़ी सारा चीज़ें स्पेसिफाई कर रखा है विथ रिस्पेक्ट टू कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि परमिसिबल है, जिसको जो है परमिशन दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सो दिस इज अबाउट योर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे रिलेटेड जो है सब कुछ इज गिवन इन सेक्शन 7। ओके, सो सेक्शन 7 में सब कुछ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की आप एक्सपोर्ट करते टाइम क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है वो सारी चीज़ें जो है इसमें जो है बताया हुआ है। सो ये जो सेक्शन 7 है इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताए रखी हैं जो कि किसको फॉलो करना होगा, एक्सपोर्ट जो गुड्स को कर रहा है यानी कि हमारा एक्सपोर्टर। सो एक्सपोर्टर को जो है फर्निश करना होता है काफ़ी सारे डिटेल्स। एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उस डिक्लेरेशन फॉर्म को जो है उसको फिल करके देना पड़ता है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और ये जो डिक्लेरेशन है इस डिक्लेरेशन फॉर्म में सब कुछ लिखा होता है कि आप जो है किस तरीके के प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। ओके, उसका जो है फुल डिटेल, उसका एक्चुअल ट्रू वैल्यू, जो मटेरियल है मटेरियल का करेक्ट पर्टिकुलर्स कि वो मटेरियल जो है उसका किस तरीके से है, क्या है, सब कुछ सारा डिटेल जो है वो सारा डिटेल आप जो है लिख के जो है इसको डिक्लेयर कर रहा होता है। और ये डिक्लेयर भी ऐसा नहीं कि कभी भी जब मर्जी कर दो, इसका एक स्पेसिफिक जो होता है पीरियड होता है, उस टाइम के अंदर जो है आपको एक स्पेसिफिक मैनर में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये डिक्लेरेशन जो है वो फर्निश करना पड़ता है। एंड ये सारा हमारे सेक्शन 7 में दे रखा है। ओके, सेक्शन 7 में आपको ये मिलेगा एवरीथिंग दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल दीज डिक्लेरेशन दैट हैज टू बी गिवन बाय योर एक्सपोर्टर। फिर हमारा जो है एक और सेक्शन 8 है, सेक्शन 7 का हमने देख लिया। सेक्शन 8 में जो है वो है रिपैट्रिएशन के रिगार्डिंग है आपका। तो सेक्शन 8 में ये बता रखा है कि भाई कोई भी अमाउंट जो होता है, कोई भी अमाउंट जो कि ड्यू रहता है, तो वो ड्यू अमाउंट जो है वो जो बंदा जब एक बंदा जो है रेसिडेंट था इंडिया में, तो ऐसा बंदा जो है वो क्या कर सकता है, वो उस मनी को जो है उन फंड वगैरह को जो है रिपैट्रिएट भी कर सकता है। ओके, सो ही कैन रिपैट्रिएट ऑल दोज फंड्स, प्लस एक उसमें भी टाइम लिमिट रहता है आपका कि भाई टाइम लिमिट के अंदर आप जो है रिपैट्रिएट करोगे फंड्स को। इसके बाद सेक्शन आपका 9 आता है। सेक्शन 9 में भी काफ़ी सारे एग्जेम्पशन बता रखे हैं कि रिपैट्रिएशन के विथ रिस्पेक्ट ही जो है क्या क्या एग्जेम्पशंस है वो सेक्शन 9 में बता रखा है। सो सेक्शन 8 और 9 जो है एनआरआई वगैरह का जो रिपैट्रिएट, उनका जो फंड्स होता है, एक्चुअल में जो फंड वगैरह इकट्ठा होता है उसका रिपैट्रिएशन के बारे में। जैसे देखो एनआरआई का घर है इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा घर है, एंसेस्ट्रल होम है, पर वो उसने उसको ना रेंट पे चढ़ा रखा है। अब ये रेंट जो है उसके एनआरआई, उसका जो भी अकाउंट होगा उस वाले अकाउंट में जो है उसका एनआरई अकाउंट जो होता है इनका, इस एनआरई अकाउंट में एनआरई एनआरओ व्हाटएवर, तो उन सब में जो है इनका फंड जो है एक्यूमुलेट होता रहता है और आप किस तरीके से इसको बाहर ले जाओगे, सो दैट इज एक्चुअली नोन एज रिपैट्रिएशन। तो वो सारे उन सब से रिलेटेड जो है इस सेक्शन 8 और 9 में बात कर रखी है। 8 में तो डिटेल में दिया हुआ है, 9 में जो है क्या क्या एग्जेम्पशन होते हैं वो एग्जेम्पशन के बारे में 9 में बता रखा है।
फिर आपका जो मेन चीज़ आता है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ऑथराइज्ड पर्सन। ये ऑथराइज्ड पर्सन के बारे में जो है हर चीज़ आपका दे रखा है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में ये बताया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किसी भी पर्सन को, आरबीआई ही ऑथराइज करता है, आरबीआई किसी को भी जो है ऑथराइज कर सकती है, जो कि ऑथराइज किस पर्पस के लिए, टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सो कुछ लोगों को या कुछ ऑथराइज पर्सनल को जो है वो ये अथॉरिटी दे सकती है कि आप लोग जो है एज अ मनी चेंजर या फिर एज अ फॉरेन एक्सचेंज का जो है फॉरेन एक्सचेंज में आप लोग जो है डील कर सकते हो। सो ये जो है ये पावर देने का काम जो है वो आरबीआई का ही है। फिर इसके अलावा कुछ ना कुछ जो है सेक्शन 13 में जो है पेनाल्टीज़ के बारे में बता रखा है कि अगर कुछ भी वायलेट होता है, लाइक फेमा जो एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, फेमा गाइडलाइंस में कुछ भी आपको लगता है कि कहीं भी वायलेशन कुछ हो रहा है तो उसमें भी जो है फाइन्स वगैरह फिक्स्ड है, फाइन लगता है, पेनाल्टी जो है आपका लगता है, उसमें आपका जो है 2 लाख तक का जो है लग जाता है फाइन। तो 2 लाख तक का फाइन नहीं लगता, 2 लाख तक का अमाउंट रहता है यहाँ पे। एंड फाइन जो होता है पर डे के हिसाब से लगता है, 5000 रुपीज़ के अराउंड जो है पर डे जो है आपका लगता रहता है। तो इस हिसाब से जो है वो सारा चीज़ें जो है ऐसे, ये सारा पेनाल्टी जो उस सब के रिगार्डिंग सेक्शन 13 में आपका दिया हुआ है। और इसमें भी ये है कि पेनल्टी भी आपको फुल पे करना है विद इन स्पेसिफिक टाइम लाइन होता है, जैसे 90 डेज़ का 90 दिन का पीरियड यहाँ पे रहता है। अगर आपने नहीं किया तो मैंने आपको पहले बताया था, ये फेरा और फेमा में डिफरेंस यही था कि फेमा में जो है हर चीज़ सिविल होता है। ओके, सो सिविल होने के कारण यहाँ पे आपको जो है अगर अपने 90 दिन के पीरियड में जो है अगर पेमेंट वगैरह नहीं किया तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपका सिविल इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, फिर वहाँ पे कोर्ट कचहरी में आपको घूमते रहना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि फेमा में जो है क्या क्या गाइडलाइंस थे, क्या क्या नॉर्मल हमने जस्ट ओवरऑल देखा है कि क्या क्या सेक्शन है, और ऊपर से जस्ट देख लिया कि सेक्शन में किस किस बारे में लिखा गया है। तो यही सारे टॉपिक्स थे जो हमें इस चैप्टर में कवर करने थे। ये जो यूनिट है हमारा यूनिट 18 जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जिम पॉलिसी है, ये हमने ख़त्म कर दिया है। हमने इस यूनिट में देखा कि भाई ट्रेंड्स किस हिसाब से है, ट्रेंड्स इन इंडिया फॉरेन ट्रेड जो है वो किस हिसाब से चलता है, कमोडिटी कॉम्पोजिशन, उसमें कमोडिटी कॉम्पोजिशन आपका किस हिसाब से है, एक्सपोर्ट का हमने कमोडिटी कॉम्पोजिशन देखा और इंपोर्ट का कमोडिटी कॉम्पोजिशन देखा और डायरेक्शन देखा बोथ ऑफ एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रेगुलेशंस, क्या क्या प्रमोशन मेथड्स करे हैं, और जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया का, फॉरेन ट्रेड के लिए जो है क्या क्या रेगुलेशन आए गए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ट्रेंड किस हिसाब से है, और क्या क्या जो है मेथड अडॉप्ट किए जिससे कि जो है थोड़ा बीओपी का लेवल जो है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, वो सब हमने देखा। देन वी स्टडीड अबाउट द एग्जिम पॉलिसी, फिर हमने एग्जिम बैंक के बारे में भी पढ़ा, पॉलिसी भी देखा एंड एग्जिम बैंक के बारे में भी पढ़ा। एंड फाइनली वी स्टडीड अबाउट द फेमा जो एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हमको मिला 1999 में, 2000 में ये एप्लीकेबल हो गया था एंड इसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो सर ये सारा चैप्टर जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जिम पॉलिसी के विथ रिस्पेक्ट में ही था एंड ये चैप्टर जो है हमने कवर अप कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।